हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील, आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा तत्वों का वर्गीकरण। और तत्वों का वर्गीकरण की हमने जब स्टडी करी तो आपने देखा था, हमने प्राचीन समय में जो विभिन्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में अपना अपना मत प्रस्तुत किया और अपना अपना योगदान दिया। और उसी के डेवलप होते होते हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एक साइंटिस्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं मेंडलीव। और मेंडलीव ने जो अपना मत प्रस्तुत किया था, जो अपना नियम प्रस्तुत किया था, मेंडलीव के नियमानुसार यदि हम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की चर्चा करें तो किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। यहां हमने वहां परिभाषा दी थी। आवर्ती फलन का अर्थ है कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में रखते चले जाएं, यानी कि सबसे पहले जिसका परमाणु भार सबसे कम है उस तत्व को रखें, फिर उसके बाद उससे ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व को रखें, फिर उसके ज्यादा भार वाले परमाणु तत्व को, यानी कि क्रम सबसे छोटे परमाणु भार से लेकर सबसे बड़े परमाणु भार तक यदि तत्वों को क्रम में क्या रखें, क्रम से रखें, तो हम देखते हैं कि तत्वों में एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। और इसी गुण को हमने वहां कहा था, वो उनका क्या था, आवर्ती फलन था। तो यह तो बात हो रही थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने चर्चा करी थी। और मेंडलीव हमने कहा था कि उसका कहा जाए तो केमिस्ट्री में बहुत अधिक योगदान है। अब जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत करी तब तक जो हमारे अपरमाणुक कणों की जो खोज थी तब तक नहीं हुई थी। अपरमाणुक कण का अर्थ होता है जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। जैसे आप जानते हैं जो परमाणु की संरचना होती है, हम परमाणु की संरचना में देखते हैं कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, जिसकी हमने डिटेल में चर्चा अपने सेकेंड चैप्टर में करी थी। तो ये अपरमाणुक तत्वों की खोज जब तक मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी तब तक नहीं हो पाई थी। बाद में जब अपरमाणुक तत्वों की खोज हुई तो फिर आवर्त सारणी में कुछ कई तरीके से सुधार किए गए। जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत करी थी, हमने आपको बताया था उसकी जो मूल भाषा थी वो रशियन लैंग्वेज थी। और समय समय पर साइंटिस्टों ने उसी मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधित कर करके उसको मॉडिफाई करते चले गए। लेकिन जब अपरमाणुक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्हें हम कहते हैं हेनरी मोजले। तो कौन आए, हमने कहा हेनरी मोजले। तो हमने कहा कि जब अपरमाणुक तत्वों की खोज हो चुकी थी, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी थी, उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले। वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और एक्सपेरिमेंट क्या था प्यारे बच्चों, वो एक्स किरणों का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे वो? एक्स किरणों का अध्ययन। एक्स किरणों का अध्ययन, एक्स किरणों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक बात नोट करी कि जब हम कोई तत्व हमने लिया, मान लेते हैं इस तरीके से बना रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर हमने एक तत्व ले लिया, ये क्या लिया, कोई तत्व। और जब इस तत्व पर हम यहां से डालते हैं कोई एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ये हमारी क्या थी, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इस तत्व से टकरा करके जो हमें नीचे की ओर मिलती है उसको हम कहते हैं एक्स किरणें। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि जब किसी तत्व पर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग हमने डाली तो उस तत्व से टकरा करके हमें क्या प्राप्त होगी, एक एक्स किरण उत्पन्न होगी। एक्स किरणों के प्रोडक्शन का यह तरीका है। हेनरी मोजले ने क्या करा कि यहां तत्व केवल एक नहीं रखा, पहले उसने एक तत्व को रखा, फिर दूसरा तत्व रखा, फिर तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा। इस प्रकार विभिन्न तत्वों को रख करके एक्स किरणों की उत्पत्ति करी। उसने देखा कि हर तत्व के लिए जो एक्स किरण उत्पन्न हो रही थी उसकी आवृत्ति अलग अलग थी। तो उसने क्या नोटिस किया कि जो एक्स किरण थी वह इस तत्व, जो एक्स किरण की आवृत्ति थी वह इस तत्व को बदलने पर बदल जाती थी। इसका अर्थ है कि एक्स किरणों की क्या है, जो आवृत्ति है न्यू, वह क्या होती है, बदल जाती है तत्व को बदलने पर। अब जब उसने कहा कि चलो मैं ऐसे करता हूं कि एक उसने ग्राफ प्लॉट करा और उस ग्राफ में एक तरफ उसने ले लिया जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और दूसरी तरफ जो लिया उसने वह लिया आवृत्ति को, जिसका कि हम अंडर रूट ले रहे हैं। जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया
एक वक्र का निर्माण किया गया तो वह वक्र कैसा आया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आया। और जब उसने यही वक्र को निर्माण किया अंडर म्यू और परमाणु संख्या की जगह परमाणु द्रव्यमान को लेकर की, तो वो वक्र हमारा ऐसा स्ट्रेट नहीं आया, बिल्कुल सीधा नहीं आया, वो आड़ा टेढ़ा इस तरीके से आया। तो हेनरी मोजले के दिमाग में एक बात क्लिक करी कि मेंडलीफ ने जो ये कहा था कि किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की जो आवर्तता होती है, वह आवर्ती जो फलन होता है वह उसके परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसने कहा यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि उसका जो ग्राफ निकल के आया था वह ग्राफ के बीच में कोई, हम कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं था, उसमें कोई एक सतता मतलब एक रूपता नहीं प्राप्त हो रही थी। जबकि अंडर न्यू, जो कि न्यू क्या थी, हमारी आवृत्ति, और परमाणु संख्या जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने डिटेल में अध्ययन किया है। परमाणु संख्या आपको ध्यान हो क्या होती थी, परमाणु संख्या होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। और यदि वो परमाणु उदासीन है तो ये जो परमाणु संख्या होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होगी। काफी बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये उदासीन परमाणु का क्या मतलब होता है। उदासीन परमाणु का अर्थ होता है कि परमाणु की एक नेचुरल स्टेट, जिस स्थिति में वो न तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा है उसने और न अपने भीतर से कोई इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, तो वो जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं परमाणु की उदासीन अवस्था। और उदासीन इसलिए कहते हैं जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसकी बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना एक प्रोटॉन पे आवेश धनात्मक होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश ऋणात्मक होता है। तो प्रोटॉनों का कुल आवेश बाहर की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल आवेश जो कि ऋणावेश है उससे कैंसिल हो जाता है, तो हम कहते हैं परमाणु उदासीन है। तो यहां ये बात क्लियर होगी। तो हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा जब हेनरी मोजले ने अंडर न्यू और परमाणु संख्या जेड के बीच में एक वक्र खींचा तो हमने कहा वो एक स्ट्रेट लाइन आया। लेकिन जब उसने इसी वक्र का निर्माण परमाणु संख्या की जगह द्रव्यमान संख्या या उस परमाणु के द्रव्यमान के को रख करके जब ड्रॉ करा तो वह एक स्ट्रेट लाइन नहीं आया। तो वहां उसने स्टेटमेंट दिया कि जो द्रव्यमान जो है किसी भी परमाणु का, जो परमाणु द्रव्यमान है वह उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को ठीक ठीक से प्रदर्शित नहीं करता, जैसा कि मेंडलीफ ने कहा था। तो यहां से क्या हुआ कि एक अलग ही विचारधारा की उत्पत्ति हो गई और उस विचारधारा के अनुसार किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह स्टेटमेंट दिया जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं। क्या नियम दिया मैंने? किसी, जो हमने बोला है वो यह है, किसी तत्व के भौतिक, या आप किसी तत्व की जगह लिख लीजिए तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन यानी कि जिसे इंग्लिश में पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और यह स्टेटमेंट मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाते समय दिया था वो बिल्कुल उससे क्या था, डिफर था। वहां पर इस स्टेटमेंट में परमाणु संख्या की जगह आता था परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, परमाणु संख्या, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु, आप लिख लीजिए क्रमांक, यहां पर भी लिख लीजिए परमाणु क्रमांक। तो परमाणु तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहां मैं आपको एक बार बता चुका हूं, आवर्ती फलन का अर्थ यह है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखते चले जाएं तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो कोई एक तत्व आएगा वो पहले वाले तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता प्रस्तुत करेगा, एक जैसा व्यवहार होगा दोनों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का। तो इस प्रकार से हम हेनरी मोजले के सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हेनरी मोजले के इसी सिद्धांत को लेकर के आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी है, जिसे हम दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं आवर्त सारणी का, उसकी रचना हुई। अब जो आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसका मूल सिद्धांत तो यही था जो कि हेनरी मोजले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब उस आवर्त सारणी में क्या क्या खास बात थी यह समझिए। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, आधुनिक
आवर्त सारणी। अब यह भी आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी केवल एक व्यक्ति द्वारा, आप क्या होगी, केवल हेनरी मोजले ने उसे दिया, तो वो भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये जो आवर्त सारणी है इसका डेवलपमेंट होने में लगभग 150-200 साल लग गए। हर साइंटिस्ट ने जो अपना योगदान दिया वो वास्तव में एक अमूल्य योगदान था उसका। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या खास बात थी? सबसे पहले हम कह रहे हैं इसमें कुछ हम कह सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती थी, जो क्षैतिज हम कह सकते थे एलिमेंटों को, तत्वों को रखने के लिए हम जो ब्लॉक्स का निर्माण करते थे उसे कहते हैं आवर्त। तो इसमें 7 आवर्त होते हैं जिन्हें मेंडलीफ ने श्रेणी नाम दिया था। क्या नाम दिया था मेंडलीफ ने? श्रेणी नाम दिया था। तो आपको ध्यान हो, मेंडलीफ ने 7 नहीं गए थे, मेंडलीफ ने कितने गए थे? 12 कहे थे। और सेकंड हम यहां पर बात करें तो मेंडलीफ ने जिनको समूह का नाम दिया था उनकी संख्या हम कह सकते हैं यहां पर जो दी गई वह दी गई 18। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें 18 वर्ग, या जिसे इंग्लिश में आप ग्रुप भी कहते हैं, इसमें 18 वर्ग होते हैं। तो हमें क्या 2 जानकारी मिली आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में? इसमें 7 वर्ग होते हैं जिन्हें मेंडलीफ ने श्रेणी नाम दिया था। मेंडलीफ ने उन्हें श्रेणी दिया था नाम, लेकिन यहां पर उसको क्या नाम दिया गया? आवर्त नाम दिया गया। इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आवर्त नाम दिया गया। सेकेंड, इसमें कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और वहां पर देखा जाए तो जो वर्गों की संख्या थी जो प्योर मेंडलीफ ने दी थी वो तो केवल 8 ही थी। और बाद में धीरे धीरे जब शून्य वर्ग का आविष्कार हुआ, जब हम कह सकते हैं अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो उसके लिए अलग वर्ग नियुक्त किया गया जिसे हम क्या कहते थे? हम कहते थे शून्य वर्ग है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य वर्ग जैसी कोई बात नहीं थी उन हम कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को जो कि अक्रिय गैसें थे उनको एक अलग स्थान पर रखा गया, लेकिन वहां पर ऐसा शून्य नाम नहीं दिए गए, सीधे यहां पर कितने कहे गए? 18 वर्ग थे। तो अब यह समझते हैं कि ये 18 वर्ग और आवर्त क्या क्या है। तो थोड़ा सा यहीं पर मैं आपको इसका रफ आइडिया भी दे रहा हूं और फिर हम इसकी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए सारणी किस प्रकार से थी। इन्होंने कहा 7 आवर्त थे। तो 7 आवर्त कैसे थे? हम ऐसे ब्लॉक बना सकते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक यहां पर बना देते हैं। तो यह जो हमारे होते थे ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे होते थे इसे कहते हैं हम, ये क्या है? आवर्त। ये आवर्त है। और ऐसे में उन्होंने बनाए थे 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे में ये है जो है ये है हमारे हैं वर्ग। और कितने हैं ये? 18 वर्ग। इस प्रकार से उन्होंने क्या करे? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब आप में से काफी बच्चों को लग रहा होगा सर आपने तो एकदम ये ग्राफ जैसा बना दिया, आवर्त सारणी तो आपने बनाई नहीं है। तो प्यारे बच्चों उसे डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है या आवर्त सारणी जो है, यदि आप उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी केमिस्ट्री का बेस काफी अच्छा तैयार हो जाता है। आगे के अध्ययन में आपको काफी अधिक सुविधा होती है उसमें। और इस चैप्टर में हमने पूरी उसकी डिटेल स्टडी करनी है, उसमें कोई बात नहीं है। तो फिलहाल हम यहां मोटी मोटी बात आपके सामने रख रहे हैं कि हेनरी मोजले ने किस प्रकार मेंडलीफ की आवर्त सारणी को परिवर्तित करके एक आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत करी। मेन सिद्धांत किस सिद्धांत पे था कि वह परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी हुई थी। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से 100 से अधिक तत्वों वाले जो हमारे तत्वों की जो खोज हुई, जिनका परमाणु क्रमांक हम कह सकते हैं 100 से ज्यादा था, उनको किस प्रकार से नामांकित किया गया, किस प्रकार से उनको नाम दिया गया। तो आप चाहें तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या वाले तत्वों का नामकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अब आप सोच रहे होंगे सर आप 100 से अधिक
परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के नामकरण का आप हमें नियम बता रहे हैं, लेकिन आपने 100 से कम तत्वों वाले 100 से कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया जाए ये तो बताया नहीं। तो प्यारे बच्चों, इनका जो नामकरण था 100 से कम परमाणु क्रमांक वाले जितने भी तत्व थे उन सब का जो नामकरण था या तो उनके वैज्ञानिकों के नाम पे या उस देश के नाम पे या उस क्षेत्र के नाम पे, जो वैज्ञानिकों ने रिक्वेस्ट करी, जिन्होंने उसकी क्या करी थी, खोज की थी, उस रिक्वेस्ट पे क्या करा था, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है हमारी वर्ल्ड की जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं IUPAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह जो संस्था होती है वह किसी भी तत्व के नामकरण की स्वीकृति प्रदान करती है। तो जब तक 100 हमारे तत्वों की खोज हुई थी तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों ने क्या करा कि उनकी खोज करिए, उसका दावा प्रस्तुत किया, और जब सही पाया गया तो उन वैज्ञानिकों की रिक्वेस्ट पे उस तत्व का नाम रख दिया गया, चाहे वो वैज्ञानिक के नाम पे रहा हो, चाहे हमने कहा देश या क्षेत्र के नाम पे रहा हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक, 100 से अधिक हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की खोज होने लगी, तो काफी सारे हम कह सकते हैं कि भेदभाव या आप कह सकते हैं डिस्प्यूट सामने आए। डिस्प्यूट इस प्रकार से आए कि एक जो वैज्ञानिक थे, कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने ऐसे तत्वों के खोज करने का दावा प्रस्तुत किया कि वह तत्व बहुत अल्प समय तक रहते हैं। अब इस अल्प समय को समझ लीजिए, आपने पिछली क्लासेस में रेडियोएक्टिव तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। रेडियोएक्टिव तत्व का अर्थ होता है कि जो अपने भीतर से लगातार अल्फा बीटा गामा कणों को विभिन्न समूहों पर उत्सर्जित करते रहते हैं और उनका विघटन होता रहता है, यानी कि उनकी मात्रा में कमी होती रहती है और बाद में हम कह सकते हैं वो लुप्त ही हो जाते हैं। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि हमने एक ऐसे तत्व की खोज करी जिसका जो समय अंतराल था वो बहुत कम था, वो एक रेडियोएक्टिव पदार्थ था। तो इतने कम समय के लिए यदि कोई तत्व उपस्थित है जिसका हम कह सकते हैं अर्ध आयुकाल बहुत कम हो, सूक्ष्म हो, तो उसको वैज्ञानिक तरीके से उसकी पुष्टि करना, उसके लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकता थी। और विश्व में हम कह सकते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में जो वैज्ञानिक थे सभी के पास इतने उन्नत किस्म के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। तो वो एक प्रकार से विवाद उत्पन्न हो गया। एक ने कहा कि मैंने इस नंबर का, इस परमाणु संख्या का तत्व खोज लिया है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया। तो इस समस्या से बचने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है IUPAC, उसने एक नियम निकाला। उसने कहा कि भाई यदि आप कोई कहते हो कि मैंने कोई नया तत्व खोज लिया तो उसका नाम तुरंत हम स्वीकृत नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरा, आपने खोज लिया है कोई समस्या नहीं, आप उसका नामकरण करना चाह रहे हो तो हम यहां एक नियम दे रहे हैं आपको, आप उस नियम के आधार पर उसका नामकरण कर लीजिए, लेकिन अभी वो आपके नाम पे नहीं जाएगा। और तीसरी बात, जब बाकी सब लोग उसकी पुष्टि कर देंगे उसकी उपस्थिति की, जब ये दावा सही माना जाएगा तब हम जाके उसका नामकरण करेंगे, तब आप चाहे आपकी रिक्वेस्ट पे, चाहे उस कंट्री के नाम पे, किसी भी हिसाब से हम क्या कर देंगे, आपकी सहमति के अनुसार उसको कोई एक नया नाम दे देंगे। तो IUPAC ने ये क्या कर दिया, डिक्लेरेशन कर दी। तो अब बात आई कि आखिर 100 से अधिक जो तत्व हैं उनका नामकरण कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो IUPAC ने जो गाइडलाइन दी थी वो इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो कहां से, हमने कहा 100 से शुरू होंगे, 100 से अधिक वाले का मतलब हो गया 101 से ज्यादा वाले होंगे। अब इनमें क्या आएंगे, नंबर ही आएंगे, और नंबर क्या होंगे, 0 होगा या फिर 1 से 9 के बीच होगा। तो IUPAC ने 0 तथा 1 से 9 नंबरों के लिए प्रत्येक के लिए एक हम कह सकते हैं कोई एक संकेत दे दिया, एक नाम उपलब्ध करवा दिया। तो किस प्रकार से नाम दिया, हम यहां पर कहें अंक कौन कौन से थे, पहला था 0, फिर था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 0 के लिए क्या नाम दिया गया ये भी समझ लीजिए। 0 के लिए जो नाम दिया गया उसे हम कहते थे NIL, नील। 1 के लिए जो नाम दिया गया वो हमारा होता था UN। अब 2 से हमारा क्या होता था, 2 के लिए हम कह देते थे बाई, BI बाई। 3 के लिए हमने कह दिया ट्राई, TRI ट्राई। 4 के लिए हम कह देते थे जैसे होता है क्वाड कह देते हैं, QUAD। ये किसने दिया, IUPAC ने निर्धारित कर रखे, हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं। 4 के लिए उन्होंने कहा क्वाड होगा, 5 के लिए उन्होंने कहा पेंट होगा, 6 के लिए उन्होंने कहा हेक्स होगा, 7 के लिए उसने कहा सेप्ट होगा, 8 जो होगा उसके लिए ऑक्ट होगा, OCT, और 9 के लिए जो होगा वो होगा ENN होगा। ये उन्होंने क्या करे कि प्रत्येक अंक के लिए एक नाम दे दिया। अब साथ ही ये तो हम इनकी सहायता से तो क्या करेंगे, तत्वों का नामकरण करेंगे।
लेकिन उसका संकेत क्या होगा, उस संकेत के लिए भी उन्होंने बताया कि यदि 0 होगा तो जो संकेत होगा वो इसका पहला वर्ड होगा यानी कि n। यदि 1 होगा तो उसके लिए संकेत होगा u, तीसरे के लिए संकेत होगा b, चौथे के लिए ट्राई के लिए 3 के लिए संकेत होगा t, इसके लिए संकेत होगा q, इसके लिए संकेत होगा p, इसके लिए संकेत होगा h, इसके लिए संकेत होगा s, इसके लिए संकेत होगा o और इसके लिए संकेत होगा e। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, संकेत दे दिए। तो ये क्या चीज है, ये है नाम। ये क्या चीज है, ये है संकेत। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप नामकरण कर दें इसके अनुसार तो साथ में एक चीज और जोड़नी है जिसे हम कहते हैं ईयम, इंग्लिश में IUM। ये उन्होंने दी। आपको लग रहा होगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चीज है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां एनसीईआरटी की किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण 3.1। यह है उदाहरण 3.1। वो इसी से टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको टॉपिक भी पूरा समझ में आने वाला है। इसके अनुसार है कि 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का IUPAC नेम तथा प्रतीक क्या होगा। तो क्रमांक क्या है 120, क्या क्या नाम ज्ञात करना है, IUPAC नेम और सिंबल। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो प्रतीक चिन्ह या सिंबल तो हम यहां से ले लेंगे और नाम हम यहां से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसे समझिए। हमने कहा कि सबसे पहले देखिए क्या अंक आ रहा है 1, तो 1 के लिए 120 है ना, 1 2 0। तो 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए देखिए क्या आया UN। 2 के लिए क्या आएगा, 2 के लिए क्या आएगा बाई, तो BI। और 0 के लिए क्या आएगा, ये आ गया नील, NIL। तो उसका नाम क्या होगा, अनबाइनिल। ये हो गया। और प्लस हमने कहा था क्या जोड़ना है इसमें, EM जोड़ना है, IUM जोड़ना है। तो साथ में क्या आ गया IUM। तो अनबाइनिलियम इस शब्द का क्या होगा, इस 120 संकेत वाले, ये 0 के नीचे ये है, तो 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का जो IUPAC नेम होगा, जब तक कि उसकी हम कह सकते हैं पूरा इंस्पेक्शन नहीं हो जाता, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक उसका नाम होगा अनबाइनिलियम। ये उस तत्व का नाम होगा। और क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया नाम। और अब लिखते हैं संकेत क्या होगा। संकेत भी समझ लीजिए, संकेत क्या होगा, 1 के लिए क्या संकेत है, यहां देखिए U। 2 के लिए क्या संकेत है, ये है B। और 0 के लिए क्या संकेत है, ये हमारा है N। तो UBN उस तत्व का संकेत होगा जिसका परमाणु क्रमांक है 120, और अनबाइनिलियम उस तत्व का नाम होगा जिसका कि परमाणु क्रमांक क्या है 120। तो इस प्रकार से हम जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक 100 से अधिक तत्वों वाले जो हमारे पास परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की खोज होती है, उनका नामकरण IUPAC इस आधार पर करती है। तो इस प्रकार से इसे करेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद से आप चाहें तो 122, 125, 130 इनके क्या करिए नाम ज्ञात कीजिए कि क्या क्या होंगे। संकेत भी आसान है। 1 है तो सीधे क्या आएगा अन, 2 है तो क्या आएगा बाई, फिर से 2 है तो क्या आ गया बाई, तो अन बाई BM। अन बाई BM क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। और संकेत क्या हो जाएगा UBB, उसका संकेत हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो हमारे तत्वों की जो खोज हुई थी वो टोटल हुए थे 118 तत्व। इन 118 तत्वों में से अभी तक केवल 114 का ही नाम दिया गया है। अभी तक 4 तत्वों का नाम नहीं दिया गया है अभी तक, यानी कि उनका नाम, 4 तत्वों का नाम केवल इस IUPAC आधार पर ही चल रहा है। उनके खोज करने वाले साइंटिस्टों की रिक्वेस्ट पर उनको नाम नहीं दिया गया। तो हमने कहा 118 तत्व हैं, 114 का नामकरण हो चुका है, नामकरण हो गया है, जबकि केवल 4 तत्वों का नामकरण IUPAC के आधार पर है, के आधार पर ही है। यानी कि उनको अभी कोई ऑथेंटिक नेम नहीं दिया गया, अभी उनका यही वाला सांकेतिक रूप से ही उनका नाम चल रहा है।
तो इस प्रकार से इसे समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसको हम उसका दीर्घ रूप कहते हैं, यानी कि लॉन्ग फॉर्म कहते हैं आवर्त सारणी की, पीरियोडिक टेबल की, फिर हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। अभी हमने इस पिछले वाले टॉपिक से पहले आपको बताया था कि किस प्रकार हेनरी मोजले ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य सिद्धांत, जिसमें उसने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के या उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, उस स्टेटमेंट को ही चेंज करके अपना एक नई विचारधारा प्रस्तुत करी, जिसमें उसने कहा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है उसने द्रव्यमान संख्या को कहा कि यह इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है किसी तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, जितना अधिक महत्वपूर्ण उसका परमाणु क्रमांक होता है। और इसी आधार पर उसने क्या करा था, हम कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी गई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी में हमने कहा था कि बहुत अधिक सारे वैज्ञानिकों का क्या रहा है, हाथ रहा है, और अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें क्या करा है, अपना योगदान दिया है। चाहे आप मेंडलीव कह लीजिए, चाहे हम कह सकते हैं हेनरी मोजले कह लीजिए, या फिर बोहर कह लीजिए, इन सब ने क्या करा है, अपना अपना समय समय पर योगदान प्रस्तुत किया है। उसके आधार पर हमारी जो आवर्त सारणी आती है, उस आवर्त सारणी जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि दो बातें हमने आपको वहां पर बताई थी। पहले तो हमने यह कही थी, उसमें क्या होते हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो क्षैतिज हम कह सकते हैं ब्लॉक बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं, जो क्षैतिज पंक्ति होती है उसको उसने नाम दिया आवर्त। आवर्त। और जो दूसरा हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर थी, ऊर्ध्वाधर पंक्ति को जो उसने नाम दिया वह दिया वर्ग। इसको कहते हैं पीरियड्स और इसको कहते हैं ग्रुप। इन दो भागों में विभाजित किया। अब साथ ही उसने कहा था जो आवर्तों की संख्या है, यानी कि जो आवर्त हैं, आवर्तों की संख्या कितनी है, 7। और ऊर्ध्वाधर पंक्ति यानी कि जो खड़े में जो कॉलम है, उन कॉलम्स की जो संख्या है वह है, इसने कहा 18। तो जो आधुनिक हमारी आवर्त सारणी है उसमें 7 पंक्तियां हैं और 18 कॉलम हैं। पहली बात तो यह है। सेकंड, इसने एक इंपॉर्टेंट बात यह कही कि आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संख्या क्रमशः, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें आवर्त में, क्रम से बात कर रहे हैं, संख्या क्रमशः कितनी थी, हम कह सकते हैं 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32। ये क्या थी, पहले आवर्त में, ये पहले आवर्त में थी, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये पांचवें में, ये छठवें में और ये सातवें। हर आवर्त में उसने तत्वों की संख्या बता दी कितनी थी। तो ये बात हमारे को समझ में आ गई। अब यदि हम इसकी आवर्त सारणी का निर्माण करें तो आवर्त सारणी का सीधा सीधा सा आपको पता है कि कितने हैं उसमें 7 तो हमारे आवर्त हैं, ऐसी रेखाएं हैं, और 18 क्या है, उसमें कॉलम है। लेकिन यदि आप उसे परफेक्ट रूप में जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे वो बनेगी परफेक्ट, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है, हमने आपको पुराना एक सिद्धांत बताया था, यदि आप लोगों को ध्यान हो, उस सिद्धांत में हमने आपको एक पोयम बताई थी कि कभी भी आपको यदि ऊर्जा स्तर ज्ञात करने हो, ऊर्जा स्तर क्या होते हैं हम जानते हैं, हमने किसी तत्व में यदि उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसको हमने कहा था वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द से उसको प्रदर्शित किया जाता है। और उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने कहा था, हमने कक्षकों की बात कही थी कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ की जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोश, यानी जिनको हम शेल नाम देते हैं। और प्रत्येक कोश में कुछ उपकोश होते हैं, और उपकोश कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F। और प्रत्येक उपकोश में कुछ कक्षक होते हैं जिसे हम कहते थे ऑर्बिटल।
तो यदि क्वांटम संख्याओं की बात करें तो हम जानते हैं वहां 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती थी। एक क्वांटम संख्या होती थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती थी हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी हमारी होती थी जिसे हम कहते थे चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी हमारी होती थी चक्रण क्वांटम संख्या। ये हमने पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल में आपको बताएं। तो बेस ये वहीं से आपको यदि वो बातें समझ में आ गई तो ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको समझ में आता है ऊर्जा स्तर के आधार पर, तो आप आसानी से पीरियोडिक टेबल को सही बना सकते हो। तो पहले मैं आपको ध्यान बता दूं कि वहां पर हमारी कौन सी वो पोयम थी, वो पोयम थी हमारी, आपको ध्यान हो, वो थी स्कूल 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 स्कूल, फिर हमने कहा था पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर हमने कहा था डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस हिंदी में स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए पहला वर्ड डिफेंस पब्लिक स्कूल, फिर दोबारा से ऐसे लिख रहा हूं डिफेंस पब्लिक स्कूल यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, फिर लिखा फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, और फिर थी फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। इसको पूरा लिख लेते हैं। यदि आपको ये पोयम याद है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिफेंस पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, हर वर्ड जो है वो दो बार रिपीट होगा, बस ये ध्यान रखना है। यदि आपको ये ध्यान हो तो वहां हमने आपको बताया था इनके पहले वर्ड ले लीजिए। तो पहला वर्ड क्या है इसमें, इसका है एस, फिर इसका भी है एस, ये है एस, फिर क्या है पी एस फिर था डीपीएस लिखा डीपीएस, फिर चौथा था एफडीपीएस, डी फिर पी फिर एस फिर एफ डी फिर पी फिर एस, ये हमारा था। तो अगर आप इस पोएम को याद करके इनके फर्स्ट लेटर लिख लीजिए, तो अब आपको मैंने कहा था वहां आपको जो अफबाउ के नियम से ऊर्जा स्तरों का क्रम था, इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, उसको वहां से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये काफी आसान हो जाएगा। अब कैसे करना है, हमने कहा था एस की शुरुआत 1 से होती है, तो यहां पर 1, यहां पर 2 क्रम से लिखते जाइए, फिर यहां से यहां पर आए तो ये हो गया 3, यहां पर हो गया 4, यहां पर फिर चले एस, ये हो गया 5, ये वाला कितना हो गया हमारा 6, यहां पर चले तो ये हो गया 7, और ये वाला हमारा कितना हो गया 8, ये हो गया। अब उसके बाद चलें पी में, तो पी हमारा कितना है, यहां पर पी की शुरुआत ही 2 से होती है, आप जानते हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2, फिर यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 3, यहां पर हो गया हमारा 4, ये हो गया 5, ये सही लिखा है हमने, ये हमारा है पब्लिक स्कूल, फिर यहां पर हमने लिखा था डिफेंस पब्लिक स्कूल, ये डी आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा डी, ये वाला डी, ये डीपीएस इस प्रकार से। तो ये हमारा था एसएस, तो हमने पूरे हो गए थे, पी में ये 2, ये 3, ये वाला हमारा कितना हो गया 4, ये वाला कितना हो गया 5, फिर ये वाला कितना हो गया 6, और ये वाला हमारा हो गया 7। काफी आसान है, बस एक बार आपको ध्यान रखना है, फिर तो एक सीक्वेंस में लिखना है। फिर पी भी हो गया, फिर डी की शुरुआत हमेशा होती है 3 से, तो 3 यहां पर आ जाएगा हमारा 3, फिर ये आ जाएगा 4, फिर डी यहां पर देखिए ये हो गया 5, ये हमारा हो गया, फिर डी में यहां पर देखिए ये हमारा हो गया 6 तक हो गया। फिर अब उसके बाद आप आ जाइए एफ में, एफ की शुरुआत यहां से हो रही है, तो एफ को क्या लिखेंगे, एफ चौथे नंबर से शुरू होता है, शुरुआती 4 से होती है, तो ये हो गया 4, ये फिर उसके बाद यहां पर हो गया ये 5, इस प्रकार से। तो ये क्रम आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है आपने, ये समझिए, 1 आए तो उसको क्या लिख लेना है, अलग लिख लेना है, 2 वालों को अलग लिखना है, इस तरीके से। कैसे, हमने कहा इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम तो हमने बता दिया था, सबसे पहले 1s पे भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। देखिए 4s में पहले भरेंगे और 3d में बाद में भरेंगे, फिर 4p में भरेंगे, फिर 5s में भरेंगे, तब 4d में भरेंगे।
और तब 5p में भरेंगे, फिर 6s में भरेंगे। ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो यदि इसको मैं लिखूं यहां पर, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको यह बताना है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगी, तो मैं 1 से शुरुआत करता हूं। मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो 1 मिनट पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसी जगह का स्पेस का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसी को यहां पर लिख रहे हैं। किस क्रम में लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा। हमारा उद्देश्य है आवर्त सारणी का निर्माण करना परफेक्ट रूप से। तो क्या करना है, सबसे पहले जो 1 है, 1 को मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले 1 के आगे डैश, तो 1 के आगे क्या है, केवल एक s है, तो मैंने क्या लिख लिया, s। फिर मैंने यहां पर लिखा 2, तो 2 क्या है, ये 2 के आगे देखिए पहले क्या है, s, और 2 के साथ में क्या है, p भी है, तो क्या लिख लेंगे, ये हमारा s आ गया और साथ में क्या आ गया, p। ध्यान रखिए ये 2 है, तो 2 के आगे मैंने लिखा 2, फिर ये वाला s था और उसके बाद p था, तो दोनों लिख लिया s तथा p। फिर जहां 3 की शुरुआत होती है वहां से हमने 3 शुरू कर दिया, ये 3, और 3 के आगे क्या है, 3 के आगे सबसे पहले s है, फिर p है, तो क्या है, sp, तो फिर से लिख लिया sp, तो 3 पूरा हो गया। 3 के बाद क्या आया, 4, क्योंकि क्रम ऐसे चल रहा है ना, यहां से इधर गए, फिर यहां से घूम करके अगली पंक्ति में, यहां से घूम कर अगली पंक्ति में, तो हमने कहां तक कर दिया, 3 तक कर दिया। अब देखिए 4 से शुरू कर रहे हैं, तो 4 के आगे क्या आया, s, तो 4 के आगे मैंने क्या लिख लिया, सबसे पहले s, तो ये हो गया s। फिर उसके बाद क्या आया, d, फिर उसके बाद मैंने लिखा d, फिर उसके बाद क्या लिखा, ये 4 के बाद है, भले ये 3 है लेकिन है d। फिर उसके बाद क्या आया, p, उसके बाद क्या आया, p, फिर उसके बाद क्या आया, फिर 5 शुरू हो गया, तो यहां पर मैंने लिख लिया 5। तो 5 में क्या आया, सबसे पहले s, तो मैंने लिख लिया s। फिर उसके बाद क्या आया, फिर आया 4 का d, फिर मैंने लिख लिया d, और d के बाद फिर क्या आया, 5 का ही क्या आया, p, तो फिर मैंने क्या लिख लिया, p। तो यहां तक हो गया। फिर यहां से 6 नंबर शुरू हुआ, तो 6 को मैंने यहां लिख लिया 6, तो 6 के बाद क्या आया, s, फिर आया f, s, फिर उसके बाद आया f, फिर उसके बाद क्या आया, d, उसके बाद क्या आया, d, और d के बाद क्या आया, 6 में ही आया p, 6 में ही आया p, ये भी लिख लिया। फिर यहां से शुरू हुआ, देखिए 7 नंबर यहां से शुरू हुआ, तो मैंने लिखा 7, आगे कर दिया। 7 में क्या आया, s, f, तो पहले क्या लिखा, s, फिर क्या लिखा, f, फिर उसके बाद s, f हो गया, फिर d, और फिर p, फिर क्या गया, d, उसके बाद क्या आया, p। और ये देखिए यहां से क्या शुरू हुआ, 8, तो फिलहाल 7 ही आवर्त है, तो 7 ही रख रहे हैं। तो इतना मैंने यहां से ये चीज ट्रांसफॉर्म करके इधर की ओर लिख ली है। अब आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इसके आगे के आप लिख सकते थे, ये वाले, ये हमारे थे 1s, ये 1s था, यहां 2s था, ये तो सीक्वेंस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। फिर p की 2 से शुरुआत होगी, तो 2 3, फिर यहां देखिए यहां पर आ गया 4, यहां आ गया 5, यहां पर आ गया फिर से 6, ये आ गया 7। फिर d की तो 3 से शुरुआत होगी, तो d यहां पर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6। फिर f की शुरुआत 4 से होगी, तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। तो ये आपने इस चीज को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे ये फिर से वो ये आव बाव का नियम जैसा दिख रहा होगा आपको, पर इसको इस रूप में समझना आसान है यदि आपको ये सिंपल एक पोयम याद है तो, क्योंकि ये हमने पोयम से ही जनरेट किया है। अब हम करेंगे आवर्त सारणी का निर्माण, और आवर्त सारणी का निर्माण करने से पहले हम कहते हैं प्रत्येक आवर्त में जो संख्या है, किसके तत्वों की संख्या वो कितनी है, 2 8 8 18 18 32 32, इसे समझेंगे कि कैसे ये निकल के आती है, और इसको हम यहां से जनरेट करेंगे इस टेबल से। इसको आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए s है केवल, किसी भी आवर्त में आप ये देखिए, तो ये वास्तव में क्या चीज है, ये जो आवर्त है ये इसी को तो प्रदर्शित कर रहा है। ये आवर्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 तक आवर्त हो गए। तो आवर्त में ये हम तत्वों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आवर्त में क्या है, केवल s हमारे पास क्या है, उपकोष, और s उपकोष में हम कह सकते हैं कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है। तो s उपकोष में कितने कक्षक हुए, यहां पर लिख लें कक्षक, तो s उपकोष में कितने कक्षक हैं, 1, तो तत्व कितने हो जाएंगे, इस कक्षक का दुगना, यानी कि 2 गुणा 1 यानी कि 2। अब देखिए यहां पर कितने हैं, s उपकोष है, s में कक्षक कितने होते हैं, 1,
पी में कितने होते हैं 3, ये कहीं आप भूल ना गए हो तो इस चीज को भी लिख रहा हूं मैं यहां पर। देखिए एस में होते हैं 1 कक्षक, पी में होते हैं 3 कक्षक, डी में होते हैं 5 कक्षक और एफ में होते हैं 7 कक्षक। और ध्यान रखना प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन यहां में केवल कक्षक बताने हैं। तो एस में 1 कक्षक और पी में कितने होते हैं 3, तो 3 और 1 4, इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी 4। तो तत्व कितने हो जाएंगे, उस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी 4 का 2 गुना, यानी कि 4 गुणा 2, यहां पे लिखते हैं ऐसे में लिखते हैं इसको 1 गुणा 2, तो ये हो गया 4 गुणा 2 कितना हो गया 8। इसमें चले फिर से एस और पी है, इसमें 1 कक्षक है और इसमें 3 कक्षक है, 3 और 1 4, तो क्या आ जाएगा 4 गुणा 2 कितने हो गए 8। इसमें आ जाइए कितने हो गए एस डी और पी, तो एस में कितने कक्षक 1, पी में कितने कक्षक हम कह सकते हैं 3 और डी में कितने 5, तो 5 और 3 8 और 1 5 और 3 8 और 1 9 कक्षक हो गए। तो कक्षकों की संख्या 9, तो यहां पर तत्व कितने हो जाएंगे, यहां पे लिख लीजिए 9 और इसकी 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 18। फिर यहां पर चलिए यहां पर कितने हो गए, फिर से वही 2 3 5, तो टोटल हो गए 9, तो 9 गुणा 2 यानी कि कितने हो गए 18। फिर यहां पर चलिए यहां पर कक्षकों की संख्या टोटल कितनी होगी एस पी डी एफ में, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 7 आप जानते हैं 16, तो 16 का दुगुना हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ गया हमारा ये हो गए 16 और यहां आ गया 16 गुणा 2 यानी कि 32, और ऐसे ही यहां पर आ जाएगा 16 और 16 गुणा 2 यानी कि कितना हो गया 32, क्योंकि यहां चारों कक्षक हैं एस पी डी एफ एस पी डी एफ एस पी डी एफ। तो जो मैंने यहां पर आपको याद करने के लिए कहा था कि 2 8 8 18 18 32 32 होते तत्वों की संख्या, पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में 32, वो चीज कैसे निकल के आती है ये मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई, भले थोड़ा समय लग रहा होगा आपको, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा लग रहा हो, तो यदि ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपके लिए आगे के लिए बहुत चीजें आसान होने वाली। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी का निर्माण करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आवर्त सारणी डेवलप करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम शुरू करते हैं आवर्त सारणी का निर्माण, कि आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई जाए। तो आवर्त सारणी में आप जानते हैं हम 7 आवर्त होते हैं और हम कह सकते हैं 18 उसमें क्या होते हैं वर्ग होते हैं। आवर्त का अर्थ होता है इस प्रकार की 36 रेखाएं, उन्हें कहा जाता है आवर्त। और सबसे पहले हम आवर्तों का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आवर्त बनाते हैं। यह हम मान लेते हैं पहला आवर्त है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां है, ये 6वां आवर्त है और ये हमने 7 आवर्त ले ली। ये हमारे हो गया आवर्त। अब आवर्तों की ये जो संख्या होती है यहां पे लिख भी लेते हैं, ये क्या है आवर्त इस दिशा में। और ये जो हमारे होते हैं आवर्त 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे आवर्त हैं। ये हमने आवर्त बना दिए। और ये जो वास्तव में आवर्त जो होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपको ध्यान हो हम यहां तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए ये जो हमारा आवर्त है ये मुख्य रूप से मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि n बराबर 1 होगा तो वो इसको प्रदर्शित करेगा n बराबर 1, n बराबर 2 के लिए दूसरा आवर्त, n बराबर 3 के लिए तीसरा आवर्त, n बराबर 4 के लिए चौथा आवर्त, n बराबर 5 के लिए पांचवा आवर्त। तो n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि n क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको प्रदर्शित कर रहा है n। अब आवर्तों का तो हमने 7 आवर्त बना दिए, अब हमें बनाने वर्ग। वर्ग या ग्रुप हम जानते हैं
18 होते हैं। और चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे हैं तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं SPDF। हमारी जो चार क्वांटम संख्या होती है, पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या जो कि कोश की संख्या को प्रदर्शित करती है। पिछले चैप्टर में हमने इसे डिटेल में समझाया आपको। तो 4 क्वांटम संख्या होती है, पहली मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं वो हमारी यहां पर आगे 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी हमारी होती है जिसको कि हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या जो कि हमारे SPDF के फॉर्म में होती है। तीसरी जो हमारी होती थी वो थी चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी होती थी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम क्या करेंगे, आवर्त सारणी का निर्माण करेंगे। तो आवर्त सारणी के निर्माण में सबसे पहले जब हम वर्ग बनाएंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं, हमने आपको कहा कि पहले आवर्त में केवल 2 ही तत्व होते हैं। पहले आवर्त में केवल कितने तत्व हैं? 2। और 2 तत्व कैसे हैं इसको भी समझिए, क्योंकि यहां पर हमने कहा केवल क्या है हमारे पास, केवल S उपकक्ष है। तो जो कक्षक है उस एक कक्षक में, क्योंकि S में एक कक्षक होता है तो उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर 2 ही तत्व आ रहे हैं। तो S कक्षक पहला वाला जो हमारा होता है जिसमें कि S के एक कक्षक में 2 तत्व आ सकते हैं वो हमारा कहलाता है S ब्लॉक। तो ऊपर की ओर हम क्या लिखेंगे, यहां पर इससे लिखते हैं, ये हमारा है S ब्लॉक और S ब्लॉक हमारा ये है। और इसमें मुख्य रूप से मैंने कहा कितने होंगे, केवल 2 ही होंगे। तो 2 हमारे क्या होंगे, वो कहलाएंगे वर्ग। तो एक वर्ग तो ये वाला हो गया और दूसरा वर्ग मैंने यहां पर ये बना दिया। तो ये हमारे क्या है, यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या है, वर्ग। वर्ग इस तरफ से, तो ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग है। मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा। तो S वर्ग ये आ गए। अब आप देखिए जब S वर्ग के बाद अगले में जब 2 हमारा आएगा तो उसमें कौन सा आएगा, S भी आएगा और P भी आएगा। तो P ब्लॉक कहां होगा, P ब्लॉक में आप जानते हैं 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मतलब 6 तत्वों का निर्माण होगा। और S ब्लॉक जैसे स्टार्टिंग में होता है आवर्त सारणी के, वैसे P ब्लॉक सबसे लास्ट में होता है। तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, P ब्लॉक का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि 6 वर्गों का निर्माण कर रहे हैं। 2 वर्ग यहां होंगे, 1 और 2, बाकी यहां पर बनेंगे। तो किस प्रकार से बना रहे हैं इसको, ये इसका बॉर्डर हो गया, यहां पर हमारा पहला हो गया 1 2 3 4 5 और यह हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब हमने कहा था आवर्त तो होते हैं 8 और वर्ग होते हैं 18। 2 वर्ग तो यहां हो गए, तो ये सबसे लास्ट के हैं तो इनको नाम दे रहा हूं मैं, ये 18वां वर्ग है, ये 17वां वर्ग है, ये हमारा 16वां वर्ग है, ये हमारा 15वां है, ये हमारा 14वां है, ये हमारा 13वां है। तो ये वर्गों की संख्या है ऊपर की ओर जो लिख रहे हैं, ये हमारे वर्ग है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा जैसे हमारे S ब्लॉक है वैसे ये है P ब्लॉक। S ब्लॉक में हमने कहा कितने वर्ग हैं, केवल 2 ही हैं, तो यहां पर केवल 2 ही वर्ग आए। P ब्लॉक में आप जानते हैं 3 कक्षक होते हैं और 3 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां कितने वर्ग आ गए, 6 वर्ग आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, P ब्लॉक। अब जो बीच का जो होता है ये वाला पोर्शन हमारा होता है D ब्लॉक का। ध्यान रखिएगा, बीच का जो पोर्शन है ये हमारा है D ब्लॉक। और D ब्लॉक में कितने होते हैं आप जानते हैं, D ब्लॉक जो होता है D में 5 कक्षक होते हैं और 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि यहां पर 10 तत्व आएंगे। तो ये इसकी शुरुआत यहां से शुरू होगी यहां तक। इसे मैं ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूं। तो कितने हैं, D में हमारे कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 10 कैसे करते हैं, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये अगला वाला क्या हो गया, 10। तो ये हमारे कितने हो गए, 10। तो यहां से लेकर के यहां तक जो टोटल हैं ये हमारे कितने हैं, 10 हैं। डी में 10 हैं, पी में कितने हैं, 6।
और एस ब्लॉक में कितने हैं 2। तो अब आप सबको जोड़ दीजिए, ये हमारे वर्ग ही तो थे, तो कितने हो गए 2, एस के 2 ब्लॉक यानी कि 2 वर्ग, डी के 10 वर्ग यानी कि 10 और 2 12, और पी के 6 वर्ग यानी कि 18। तो 18 ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं वर्गों का निर्माण हो गया। संख्या देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? संख्या हम लिख सकते हैं, ये 2 के बाद ये हमारा तीसरा होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये 12वां, और आगे देखिए 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अवस्थ सारणी का निर्माण करेंगे। पर आपको अभी इसमें कुछ कमी लग रही होगी। अब देखिए धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो हमें बिल्कुल वास्तविक जो हमारी अवस्थ सारणी है वो मिल जाएगी। तो क्या करना है अब आपको आगे, अब हम चलते हैं इसमें तत्वों को भरने का क्रम जारी रखते हैं। तत्वों को भरते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे S में 1s जो हमारा पहला आवर्त है उसमें s कक्षक है, तो s में कितने होते हैं हम जानते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें 2 तत्व आएंगे। 2 तत्व कौन कौन से होंगे, आप परमाणु क्रमांक जानते हैं, 1 से 20 तक का मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। पहला होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यहां पर लिख दिया। अब मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहां आपको H यहां पर नहीं दिखाई देगा। वो इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि H जो शुरू से हमारा एक ऐसा तत्व रहा है, जब से ये हम कह सकते हैं आवर्त सारणी का प्रक्रम जारी हुआ या मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो H एक ऐसा तत्व है जिसका स्थान निर्धारित नहीं है। ये देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यह इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बना देता है तो इसकी प्रवृत्ति किसकी तरह है, धातुओं की तरह है। लेकिन यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन, और हम देखते हैं ये किस प्रकार से अधातु है। तो स्टार्टिंग के पोर्शन में जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, तो आप ध्यान रखिएगा ये पूरा स्थान जो होता है ये हमारा धातुओं का होता है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो तत्व होते हैं उनके अंदर अधातु वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो इधर वाला धातु वाले तत्व हैं, इधर वाले हमारे होते हैं अधातु के तत्व। इसलिए हाइड्रोजन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके दिखा सकता है कि वो धातु की तरह है, लेकिन वो धातु की तरह नहीं होता, उसका व्यवहार किसकी तरह होता है, अधातु की तरह होता है। इसलिए इस हाइड्रोजन का जो स्थान है वो हम कह सकते हैं अनिश्चित माना गया है। लेकिन मैक्सिमम दीर्घ आवर्त सारणी जो दीर्घ फॉर्म है यानी कि लॉन्ग फॉर्म है जो भी पीरियोडिक टेबल की, उसमें मैक्सिमम में आपको हाइड्रोजन यही दिखाई देगा। तो हमने इसको यहां रख दिया, आपको समझाने के लिए बता दिया है कि यदि आपको एनसीईआरटी में बीच में दिखाई दे तो आप परेशान मत होना। अब आगे चलें, हाइड्रोजन क्या होता है एक, दूसरा तत्व क्या होता है हीलियम। अब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें तो हीलियम होता है He2, इसका 2 होता है ना, तो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2। तो आना तो चाहिए, ये हमारा ये वाला जो क्रम होता है, देखिए इसको यदि एक चीज और आपको समझाऊं, जो ये नीचे की ओर होता है ये प्रदर्शित करता है 1s1 को, ये ऐसे नीचे वाला ये प्रदर्शित करता है 1s2 को, फिर ये D के शुरू हो गए, ये प्रदर्शित करता है, यहां पर 1 भी नहीं लिखेंगे बल्कि ये S1 लिखते हैं S2 लिखते हैं। वैसे ये प्रदर्शित करता है P1 को, ये प्रदर्शित करता है P2 को, ये P3 को, ये P4 को, ये P5 को और ये P6 को। आप कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या है P1 P2 P3 P4 P5 P6, पर उसे भी हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। तो हमने कहा ये देखिए हाइड्रोजन क्या है हीलियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, और यदि हाइड्रोजन का मैं लिखता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता 1s1। तो 1 यानी कि ये मुख्य क्वांटम संख्या, और ये n क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या दिखा रहा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये मुख्य क्वांटम संख्या है। तो 1 A1 यहां पर आ गया, और S1 का अर्थ है कि ये पहला कॉलम ये S1 को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो गया 1s1, तो ये यहां पर आ गया हाइड्रोजन। अब He हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो आना तो इसे यहां चाहिए था, लेकिन यहां आता नहीं है। क्यों नहीं आता, इसका कारण यह है कि जो हीलियम है वो व्यवहार करता है अक्रिय गैसों की तरह। अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में या उसके बाद की आप कह सकते हैं जो हमारी एडवांस आवर्त सारणी चल रही है, इससे पहले की आवर्त सारणी में उसको शून्य वर्ग में रखा जाता था, जो कि अक्रिय गैसें होती थी जो किसी से रिएक्ट नहीं करती थी साधारण स्थिति में। तो हीलियम इसलिए अक्रिय गैस है क्योंकि
इसकी जो पहली कक्षा है उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, न 2 से ज्यादा आ नहीं सकते हैं, और 2 इसके पास हैं तो वो इसकी कक्षा पूर्ण है, इसलिए अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैसों को हमने इस आवर्त सारणी में जो इसको स्थान दिया गया है वो सीधे 18 नंबर पे आ जाता है। तो हाइड्रोजन यहां आता है और यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, हीलियम लिख लेते हैं। He यहां पर आ गया, इस बात को समझिएगा। तो पहले 2 आ गए हमारे, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, क्योंकि ये आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर भरी जानी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। 1 से लेके 20 तक की भर के देखेंगे तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। तीसरा आ गया लिथियम। लिथियम कहां आएगा, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, Li का 3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 और साथ में क्या हो जाएगा 2p, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा 1s2 2p1। इस तरीके से आ जाएगा लिथियम का। तो लिथियम देखिए, सॉरी ये हम गलत कर रहे हैं, ये आएगा 1s2 और 2s1 आएगा। तो अब लिथियम का क्या गया 1s2 2s1, अब 2s1 फिर से ये s1 का देखिए ब्लॉक यहां पर है, और इसको सही मायने में लिखा जाए तो हम इसको लिखते हैं ns1, ये होता है ns2, जहां n होती है मुख्य क्वांटम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, और ये s1 को प्रदर्शित करेगा ये ब्लॉक वर्ग, ये s2 को प्रदर्शित करेगा, ये np1 को, ये np2 को, सब क्या आ गया n लगा दीजिएगा, ये np1 np2 np3 np4 इस तरीके से आ गए। तो लिथियम कहां आ गया, यहां पर आ गया, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2s1, तो यहां पर आ जाएगा Li, लिथियम आ गया। अब लिथियम के बाद अगला क्या होता है आप जानते हैं, वो होता है बेरिलियम, Be। इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। तो देखिए लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट क्या है 2s2, तो 2 हमारी क्या होगी मुख्य क्वांटम संख्या, ये 2 है तो यहां पर भी 2 हो गया। अब s2 कौन सा वाला है, ये वाला वर्ग s2 को प्रदर्शित कर रहा है, ये 2 वाला ऊपर लिखा है मैंने s2, तो क्या आ जाएगा यहां पर बेरिलियम आ जाएगा, यानी कि Be, ये आ गया। तो यह भी आ गया। बेरिलियम के बाद अगला हमारा होता है बोरान का, बी का होता है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p1, यही होगा ना, 2 और 2 4 और 1 5। ये मैंने पहले करवा चुका हूं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं। तो 2p1, अब देखिए 2p1 कहां आएगा, ये 2 आवर्त सारणी ये वाली चल रही है, 2 की चल रही है, और p1 कहां है यहां पर है, तो यहां पर आ जाएगा ये बोरान, तो ये आ गया b। अच्छे से लिखने से ये हमारा क्या आ गया, बोरान आ गया B। अब बोरान का 5, फिर अगला लिख लेते हैं कार्बन। कार्बन के कितने होते हैं 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p2, तो अगला क्या आ गया 2p2, यानी कि यहां पर क्या आ गया हमारा कार्बन आ गया। अब इसके बाद आप जानते हैं नाइट्रोजन का क्या होगा 7, तो ये आ गया नाइट्रोजन का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p3, ये तो p3 वाला यहां पर आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, तो उसके लास्ट में क्या आएगा 2p4। अगला हमारा क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन का 9, और लास्ट में क्या आ जाएगा नियोन का 10। तो इस प्रकार से हम चलेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। तो हमने इतना समझ लिया। अब आगे का देखें कि नियोन का तक 10 हो गया। अब हम चलें सोडियम। सोडियम का क्या होता है 11, तो 11 कहां आएगा यहां पर आएगा, तो यहां पे क्या लिख लिया Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम। आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगा करके देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो बस लास्ट में आप देखेंगे जिसके लास्ट में S1 आएगा वो यहां पर पहुंचेगा, और जिसके लास्ट में S2 आएगा वो दूसरे वर्ग में रहेगा, और जो आगे यदि 3 होगा तो वो क्या होगी मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित होगी। तो इस प्रकार से करेंगे Na Mg, ये सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, फिर एल्युमिनियम का 13 यहां पर आएगा। अब आपके दिमाग में फिर बात आ रही होगी सर आप बीच में क्यों नहीं भर रहे हो डी। बच्चों इसलिए नहीं भर रहा हूं, फिर से यह मूल बात में आ जाइए। ये जो जब मैंने पहला शुरुआत करी थी यहां वाली, तो इसमें देखिए केवल S था, तो केवल यही वाला भरा। फिर दूसरे में 2 में, यानी कि दूसरा मुख्य क्वांटम संख्या जब 2 थी, ये वाली जब आवर्त 2 था, तो इसमें केवल थे S तथा P, तो मैंने S को भरा, D को छोड़ दिया, और फिर किसको भरा मैंने केवल P को भरा। तीसरे में चले जाइए, ये वाला तीसरा है, तीसरे में केवल S और P ही है, D फिर भी इसमें नहीं है, तो क्या होगा 3S में भी केवल S तथा P ही भरे जाएंगे। तो इसमें S भरेंगे और सीधे P भरेंगे, बीच का D छोड़ देंगे। तो एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14,
फास्फोरस का 15, गंधक का 16, क्लोरीन का 17 और ऑर्गन का 18। तो यहां तक हमारा आ गया 18 हो गया। अब फिर आगे चलें, आर्गन के बाद आप जानते हैं पोटेशियम का होता है 19, तो पोटेशियम का अब यहां पर आएगा। और फिर कैल्शियम का क्या होता है 20। तो कैल्शियम तक का हमने यहां पर भर दिया। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का बना करके देखिएगा, आपका बिल्कुल वन लास्ट में उसका S2 आएगा, तो कैल्शियम यहां पर आएगा। पोटेशियम का लास्ट में S1 आएगा, क्या आएगा 4S1। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या ये n है ना, तो n की जगह आएगा 4S1 के लास्ट में आएगा, 4S2 कैल्शियम के लास्ट में आएगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसे भर रहे हैं। तो ये पोटेशियम हो गया, ये हो गया हमारा कैल्शियम। अब यहां पर आप देखिए इस चौथे वाले से हमारा क्या होगा, डी ब्लॉक शुरू होगा। ये वाला चौथे वाले से हमारा क्या होगा, डी ब्लॉक शुरू होगा। तो डी ब्लॉक जब शुरू होगा तो किस प्रकार से करेंगे, पहले मुझे लगता है इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। इसको मिटा रहा हूं। तो अब हम अगला वाला भरें। तो हमने कहा पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। हम अगला जानते हैं स्कैंडियम क्या होता है, 21 होता है। तो यानी कि हमारा हो गया स्कैंडियम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये होता है 1s2, फिर होता है 2s2, फिर होता है 2p6, फिर 1s2, 2s2, 2p6। तो कितने हो गए 6 और 2 8 और 2 10। तो देखिए क्रम क्या है, सबसे पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है, फिर 3s, तब 3p भरता है। तो फिर 3s में क्या आ जाएगा 3s2 और फिर में 3p6, ये आ गया हमारा। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 6 14 15 16 17 18, 18 देखिए पूरे हो गए। अब देखिए 3p के बाद क्या भरता है, 3p के बाद भरता है 4s। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या भरेगा 4s। तो क्या लिखेंगे इसके बाद 4s2। तो कितने हो गए, अब फिर से जोड़िए, 2 और 2 4 और 6 और 4 10, 10 और 8 18 19 20। अब एक बच गया। अब 4s जब पूरा बन जाता है तब उसके बाद 3d भरना शुरू होता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 3d1। इसलिए स्कैंडियम की शुरुआत में डी ब्लॉक हमारा शुरू हो जाता है। तो जब यहां पर लिखते हैं 3d1, अब d1 कहां से शुरू होगा, देखिए ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, ये हमारा ये d1 को, ये d2 को, ये d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 ऐसे प्रदर्शित करता है। जैसे s1 s2 है, वैसे p1 से लेके p6 तक है, वैसे ये d1 d2 ऐसे प्रदर्शित होगा। तो यदि 3d1 है तो ये यहां पर आएगा। अब देखिए कौन से ब्लॉक में आ रहा है, ये देखिए ये चौथे में आ रहा है, जब मुख्य क्वांटम संख्या क्या इतनी है 4 से पहले आप देखेंगे 3 तक d नहीं आया कहीं भी। जब d नहीं आया तो इसका मतलब 4 से पहले हमें d की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम इतना मिटा देते हैं सीधे सीधे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए ये मैंने मिटा दिया इसको। ये देखिए अब ये देखिए यहां पर हमारा आ गया। ये हमारा क्या है, ये तो हमने 3 4 5 6 7 8 ये तो हमने वर्ग लिखे हैं। ये हमारा किसको प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करता है, रेड से लिख लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये हमारा प्रदर्शित करेगा d1, ये nd1, ये nd2, nd2, ये nd3, ये nd4, ये nd5, ये nd6, ये nd7, ये nd8, ये nd9 और ये हो गया nd10। तो d के कितने हो गए 10 हो गए। n क्या हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो अब मैंने यहां पर 3d1 आया, तो 3d1 यानी कि sc कहां जाएगा, d1 कौन सा, ये वाला वर्ग है ना, जिसके लास्ट में d1 यहां पर आएगा, वो यहां पर पहुंचेगा। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं sc। ये हमारा हो गया स्कैंडियम। स्कैंडियम के अगला देखेंगे तो टाइटेनियम, क्योंकि उसमें यहां तक पूरा होगा, फिर 3d कौन सा हो जाएगा 2, तो टाइटेनियम यहां आएगा। टाइटेनियम के बाद आएगा वेनेडियम, वेनेडियम यानी कि 23, उसका 3d कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला आता है 24वां, जो कि होता है क्रोमियम। क्रोमियम में हमने आपको बताया था एक विशेष बात क्या होती है, ये S2 का एक यहां से निकल जाता है और वह हमारा क्या हो जाता है, D को भर देता है और S का एक कम हो जाता है, तो वो 3d5 हो जाता है, ये 4s1 हो जाता है। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैंने 1 से लेकर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कराए हैं क्लास में,
पिछले चैप्टर में, आप वो देखिएगा, आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो हम यहाँ सीक्वेंस में भरेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये हमारा हो गया क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीज, मैग्नीज के बाद हमारा आ जाएगा आयरन, फिर उसके बाद आ जाएगा कोबाल्ट, उसके बाद आएगा निकिल, उसके बाद आएगा कॉपर और उसके बाद आएगा जिंक। तो ये हमारे कहां तक शुरू हो गए, पूरे 30 तक ये हमारे खत्म हो गए। और फिर उसके बाद यहां से फिर से पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये बात समझ में आ रही होगी। हमने इससे पहले के 1 से लेके 3 तक के ये जो डी ब्लॉक के हमारे ब्लॉक थे वो मैंने मिटा दिए, क्योंकि 1 से लेके 3 क्वांटम संख्या या 3 आवर्त तक डी ब्लॉक नहीं आता है, वो मैंने आपको यहां से समझाया। ये पहले ब्लॉक में 1s है, दूसरे में 2s 2p है, तीसरे में 3s 3p है और चौथे में 3d आता है, इसलिए चौथे से ये डी भरना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसे समझेंगे। अब हमारा ये भी भर गया, फिर इसमें भी ठीक ऐसे ही भरा जाएगा। तो देखिए फोर्थ में देखेंगे तो 4s 3dp, तो sdp तीनों भरेंगे, s भी भरेगा, d भी भरेगा, यानी कि s ब्लॉक भी भरेगा, d ब्लॉक भी भरेगा, p ब्लॉक भी भरेगा। किसमें? चौथे वाले में sdp। पांचवें में भी देखेंगे sdp, तो फिर से ये s भरेगा, फिर d भरेगा, फिर p भरेगा। अब अगले में आ जाइए, 5 के बाद इतना छोड़ दीजिए। ये हमारा गया छठवां, छठवें में sb है, यहां p भी है, फिर d भी है, f भी है। अब बताइए f कहां जाएगा? f जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। f का क्या होता है आप देख रहे हो यहां पर, यदि ध्यान दीजिए 6s में 6s आ रहा है, 6x के बाद सीधे 4f आ रहा है, पहले d नहीं आ रहा है। 6s के बाद क्या आ रहा है? 4f। तो 6 कौन सा? ये वाला। सबसे पहले s भरेगा तो ये दोनों भर लिए, एक ये भी भर लिया, ये भी भर लिया। अब इनको भरने का क्या तरीका है? तो इनके आपको एक निमोनिक्स है, इनको वर्गों के, यदि वो आपको याद हो तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो इसका निमोनिक्स है, यह है हेलिना। मुझे लगता है आपने अपनी जो क्लासें होंगी उनमें भी ये पढ़े होंगे निमोनिक्स। तो हमारा पहला निमोनिक्स जो आता है वो आता है वर्ग 1। यह है निमोनिक्स है लीना की रब से फरियाद। तो कैसे लिखेंगे? हेलिना यानी कि H है, ली यानी कि LI, NA यानी कि ना, की यानी कि K, रब यानी कि RB, से यानी कि CS और फरियाद यानी कि FR। तो यही तत्व आपने यहां पर पढ़ने हैं, H LI NA K। तो K तक तो हमने बढ़ जाता RB CS FR। तो RB यहां पर आ जाएगा, CS यहां पर क्या आ गया? FR। तो ये हमारा क्या है? एक निमोनिक्स है। ठीक इसी प्रकार यदि आप इसको लिखना चाहो तो ये हमारा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये हमारा होता है निमोनिक्स। कुल मिला के निमोनिक्स का मतलब हुआ कि हम किसी चीज को जो थोड़ी जटिल हमें लग रही हो, याद ना हो रही हो, उसको एक राइम्स के फॉर्म में हम उसको याद कर लें, तो वही हमारे निमोनिक्स होते हैं। तो क्या करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैं लिख लेता हूं, ये क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो राजी तो क्या आ जाएगा? बेटा यानी कि देखिए कहां से शुरू है? BE, मांगे यानी कि MG, ये आ गया CA, कार, स्कूटर, स्कूटर आ गया SR, बाप यानी कि BA, राजी यानी कि हमारा आ गया RA। तो अगला निमोनिक्स आ गया BE MG CA, और CA के बाद क्या है? SR, और फिर उसके बाद क्या है? BA, और लास्ट में क्या है? RA। तो क्या क्या आ गया हमारे? ये दोनों ब्लॉक भर गए। नाम क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ध्यान रखिएगा BE और BA में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये इतने भर गए। अब ये हमने क्यों भरे? कारण ये है कि हम 6 की बात कर रहे थे, यानी कि ये जो 6 नंबर है इसकी बात कर रहे थे, और 6 से हमारा शुरू होता है कि S भरने के बाद F भरता है। अब हमने कहा यहां S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया, F तो मैंने लिखा ही नहीं। तो जब F नहीं लिखा है तो F को हम क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको अवध सारणी के सबसे नीचे वाले हिस्से में लिखा जाता है उसको। तो मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा अभी तक, मैंने 1-2 बार बोल भी दिया है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं।
और अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एफ ब्लॉक बना रहे हैं। ये हमारा होता है एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में आप जानते हैं 7 कक्षक होते हैं, इसलिए 14 एलिमेंट इसमें आएंगे। तो यहां पर आपने कितने बनाने, 14 बनाने। यहां पर हमारे होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14, और ये होती है एक्टिनाइट सीरीज। ये होती है ऊपर वाली होती है लेंथेनाइट सीरीज, और ये होती है एक्टिनाइट। यहां पर हमारा जो आता है इसको अलग पेन से लिख रहे हैं। ये हमारे लेंथेनाइट सीरीज होती है La, और यहां एक्टिनाइट सीरीज होती है AC। और ये सीरीज यहां से शुरू होती है, और इसके बाद जो तत्व आते हैं वो यहां वाले आते हैं हमारे। ये ध्यान रखिएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो एफ ब्लॉक यहां पर आ गया। फिर से एफ ब्लॉक के बाद आप देख रहे होंगे यहां पर इस एफ के बाद फिर से कौन सा शुरू हो जाता है, डी। तो एफ यहां पे चलने के बाद हम सीधे नीचे चलते हैं, इसको भरते हैं, अर्थात फिर यहां पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद डी भरते हैं, फिर उसके बाद पी भरते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको भरने का क्रम होता है। ठीक इसी प्रकार से जब 7वां हम करेंगे तो 7वें में पहले एस भरेंगे, फिर एफ। तो 7वें में भी पहले एस भर दिया, फिर उसके बाद ये एफ एक्टिनाइट सीरीज ये वाली है। यदि इसको मैं डबल स्टार बना दूं तो ये स्टार यानी कि लेंथेनाइट सीरीज यहां की, और एक्टिनाइट सीरीज यानी कि डबल स्टार। तो यहां से ये एक्टिनाइट सीरीज शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी फिलअप हो जाएगी फिर उसके बाद डी एलिमेंट यहां पर भरने शुरू हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण कर सकते हैं। काफी आसान है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक अलग से। एस ब्लॉक में हम जानते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही तत्व आएंगे, तो 2 ही वर्ग होंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जाएंगे पी। पी में हम जानते हैं 3 कक्षक होते हैं, केवल 6 तत्व आते, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 6 तत्व होंगे। तो यहां पर केवल 6 है, 1 2 3 4 5 6। और फिर उसके बाद डी हमने बीच में रखी हुई, 5 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसमें कितने हैं, केवल 10 हैं। और एफ बिल्कुल मैंने कहा अलग है, सबसे नीचे बना रखा है इसको। ये हमारा एफ ब्लॉक है, और इसमें कितने आते हैं, 7 कक्षक होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 14 यहां पर क्या होंगे, तत्व आएंगे, क्योंकि ये एफ ब्लॉक केवल 6वें आवर्त और 7वें आवर्त में ही आता है, औरों में नहीं आता। 1 से लेकर 5 के आवर्त में नहीं आएगा, इसलिए इसको अलग से हम यहां पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इस आवर्त सारणी को समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी का कैसे निर्माण किया जाता है। ये तो आपको पहले से पता है कि भाई उसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, पर आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए कि ये जो 18 वर्ग हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2 किसके, एस के, 6 पी के, और 10 किसके, डी के। तो ये हो गया 18 वर्ग। और जो एफ ब्लॉक है वो बिल्कुल अलग है। अब इसको कहा जाता है, हमारा जो डी ब्लॉक जो हमारा होता है, इसको हमारे को कहते हैं ट्रांजैक्शन ब्लॉक, यानी कि संक्रमण वाला कह देते हैं, संक्रमण। और ये हमारा होता है आंतरिक संक्रमण, आंतरिक संक्रमण, ऐसे नामों से भी इसको जाना जाता है। तो मुझे लगता है आज इतनी जानकारी काफी है। आपको क्या क्या समझना है, आवर्त सारणी कैसे बन रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों एस के मैंने जो दोनों आपको निमोनिक्स बताए, पहला हमारा था हेलिना की रब से फरियाद, पहला, और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये दो निमोनिक्स आपको याद होकर के आप पहले 2 यानी कि फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग के तत्वों को याद कर सकते हैं। अगली क्लास में हम पी ब्लॉक के एलिमेंटों को भरना आपको बताएंगे, उसके लिए आपको निमोनिक्स बताएंगे। तो यदि आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।